नमस्कार दोस्तों, आज भी इस वीडियो में बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। स्पेशली रिलायंस इंडस्ट्रीज के एक प्रोडक्ट जिसे हम लोग जियो कहते हैं, तो जियो के बारे में। तो दोस्तों, डिटेल में जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखिए। मैं हूं आपका दोस्त अतनु, आप देख रहे हैं दास गाइड यूट्यूब चैनल। चलिए जान लेते हैं। पिछले 12-13 हफ्तों से रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म में एक के बाद एक बहुत सारे इन्वेस्टमेंट आया है और इसी कड़ी में लेटेस्ट और एक इन्वेस्टमेंट आया है जो कि है यूएस की एक टेक कंपनी जिसे हम लोग क्वालकॉम के नाम से जानते हैं। दोस्तों, क्वालकॉम के द्वारा रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म में 0.15% की स्टेक खरीदा गया है और इसके लिए 730 करोड़ रुपए रिलायंस इंडस्ट्रीज को दिया गया है। अब दोस्तों, यहाँ पर दो तरीके की सवाल आते हैं, एटलीस्ट मेरे मन में आया तो मैं आप लोगों के साथ यह भी शेयर कर रहा हूँ। पहला, ऐसा क्या है कि यूएस के इतने बड़े टेक जायंट कंपनी के द्वारा इतने छोटे क्वांटिटी में स्टेक खरीदा गया है। यहाँ पर 0.15% की शेयर और इसके पहले जो डील था जिसे हम लोग इंटेल की डील कहते हैं, वहां पर भी आप लोग देखिए बहुत ही छोटे क्वांटिटी के शेयर खरीदा गया है या फिर स्टेक लिया गया है जियो प्लेटफॉर्म में। और ये जो दो डील हैं, स्पेशली लास्ट के ये दो डील मतलब इंटेल के साथ और क्वालकॉम के साथ, और ये दोनों डील के द्वारा भी रिलायंस इंडस्ट्रीज को बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं मिला है। हालांकि वो लोग जितने क्वांटिटी के स्टेक लेंगे उसी के ऊपर वो लोग पेमेंट करेंगे, तो ये चीज़ तो डिमांड एंड सप्लाई का बात है, उस पर हम लोग नहीं जाते हैं। मैं यहाँ पर जो चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये कि ये दोनों टेक कंपनी के द्वारा इतना छोटा स्टेक क्यों लिया गया है और रिलायंस को भी क्या ऐसा जरूरत लगा कि इन दोनों कंपनी को इतना छोटा छोटा स्टेक देने के बारे में। दोस्तों, ये है सबसे बड़ा सवाल और इसी चीज को देखते हुए मेरे मन में जो लग रहा है वो ये कि इंटेल और क्वालकॉम के द्वारा रिलायंस इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट किया गया है, ये हम लोग टेक्निकली कह सकते हैं, लेकिन इसे हम लोग पार्टनरशिप अगर कहें तो शायद सबसे बढ़िया बात होगा। अब क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं? अब दोस्तों, आप सभी को पता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा पिछले एक आध महीने के अंदर एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत कहा गया था कि इंडिया में रिलायंस इंडस्ट्रीज जो 5G के सेटअप कर रहा है, इनमें चाइनीज प्रोडक्ट या फिर चाइनीज इक्विपमेंट्स की जीरो यूज किया गया है, मतलब चाइनीज इक्विपमेंट्स यूज नहीं किया गया है। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास 5G टेस्टिंग करने के लिए परमिशन के लिए भी एक प्रपोजल भेजा गया था। हालांकि अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसके ऊपर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आया है। खैर, वो चीज क्या अलग, वो तो रूल्स एंड रेगुलेशन की बात है, लेकिन यहाँ पर जो बातें या फिर जो बड़ा बात यहाँ पर निकल कर आते हैं वो ये कि दुनिया के जितने बड़े बड़े टेक कंपनी हैं जो कि स्पेशली यूएस बेस्ड कंपनी है, इन सारे कंपनियों को दो तरीके की फायदा दिखाई दे रहा है जियो के साथ डील करने में। पहला, इंडिया में 130 करोड़ लोग रहते हैं और करीबन 100 करोड़ लोगों के पास आज के दिन में मोबाइल कनेक्टिविटी है, तो ये एक बहुत ही लार्ज मार्केट हो जाते हैं और लार्ज होने के साथ साथ ये एक बहुत ही लुक्रेटिव मार्केट भी होते हैं। तो इसी चीज को देखते हुए वर्ल्ड के जितने बड़े बड़े टेक कंपनी है उन सभी के द्वारा इन मार्केट में भी पेनिट्रेशन या फिर पार्टिसिपेशन करने की एक इच्छा तो होना ही था, जो कि हुआ। अब दोस्तों, ये जो पार्टिसिपेशन करने के लिए कोई एक अच्छा पार्टनर भी तो चाहिए जो कि इंडिया में प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। तो इसी चीज़ को देखते हुए जियो एक बहुत ही अच्छा उन लोगों के लिए बेनिफिटरी पार्टनर लगा, तो इसीलिए जियो के ऊपर इन सारे टेक कंपनी के द्वारा इन्वेस्ट किया गया है। अब इन सारे टेक कंपनी को जियो में ही ऐसा क्यों पोटेंशियलिटी लगा, ये भी थोड़ा मैं बता दूं। दोस्तों, आप सबको पता है कि जियो पिछले 3 या 4 साल में जब से जियो इंडिया में लॉन्च किए हैं तभी से इंडियन मार्केट को बहुत ही ज़्यादा उथल पुथल कर दिए हैं, क्योंकि इससे पहले जितने सारे इंडिया में टेलीकॉम ऑपरेटर था उन लोगों में से कुछ एक तो बाहर ही निकल गया और जो भी आज के दिन में है उन लोगों की भी हालत बहुत ही खराब है।
इसके अलावा जियो आज के दिन में एकमात्र ऐसा टेलीकॉम ऑपरेटर है जो कि प्रॉफिट शो कर रहा है। बाकी जितने सारे टेलीकॉम ऑपरेटर इंडिया में हैं वो सभी के सभी लॉस शो कर रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट दिखाई देते हैं उन सारे टेक कंपनियों को। तो इसीलिए मेरे हिसाब से जियो में इन सारे कंपनी के द्वारा इन्वेस्ट किया गया है। दोस्तों ये तो गया टेक कंपनी क्यों इन्वेस्ट किया है जियो में। अब दोस्तों बात अगर हम लोग उल्टा करते हैं, मतलब जियो का क्या फायदा है, तो जियो ने पहले ही कह दिया था कि जियो अगले आने वाले टाइम में पूरी तरीके से रिलायंस इंडस्ट्रीज को डेट फ्री कंपनी बना देगा। एटलीस्ट टेक्निकली तो डेट फ्री कंपनी बन भी गया है इन सारी कंपनी के द्वारा इन्वेस्ट करने के बाद। तो जियो के पास अभी कोई कैश रिलेटेड उन तरीके की कोई भी इश्यूज भी नहीं है और टेक्निकली रिलायंस इंडस्ट्रीज आज के दिन में डेट फ्री कंपनी भी हो गए हैं। अब दोस्तों ये तो गया रिलायंस इंडस्ट्रीज को क्या मिला, लेकिन अब बात करते हैं कि टेक कंपनी और रिलायंस इंडिया के टेक कंपनी के जॉइंट होने के बाद क्या होने वाला है, एटलीस्ट मुझे क्या लगता है। तो दोस्तों रिलायंस आज के दिन में भी 5G नेटवर्क के ऊपर और भी ज़्यादा काम कर रहा है और इसी चीज़ को देखते हुए 5G नेटवर्क बनाने के लिए बहुत सारे टेक्निकलिटीज़ की भी ज़रूरत होती है और इन सारे टेक्निकलिटीज़ को पूरा करने के लिए या फिर इन सारे टेक्निकल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए इंटेल और क्वालकॉम एक बहुत ही अच्छा कंपनी है। तो इन सारी कंपनी का इसीलिए फ़ायदा भी लिया जाएगा। एटलीस्ट यहाँ पर फ़ायदा नहीं, यहाँ पर उन सारे कंपनी का हेल्प लिया जाएगा ताकि इंडिया में 5G के जो नेटवर्क है उसको प्रॉपर तरीके से ग्रो अप किया जाए। इसके अलावा दोस्तों आप सबको पता है और हमें भी पता है कि जियो के द्वारा ऑलरेडी एक मोबाइल ब्रांड भी ऑपरेट किया जाता है जिसको हम लोग लाइफ के नाम से जानते हैं। तो लाइफ ब्रांड में जबकि ये स्मार्टफोन है तो इनमें भी प्रोसेसर लगेगा, तो ये प्रोसेसर क्या पता अगले आने वाले समय में क्वालकॉम का ही लगे और क्वालकॉम इसी तरीके से डायरेक्ट इंडिया में अपना प्रोडक्ट भी सेल कर पाए। ये भी एक पर्सपेक्टिव हम लोग कह सकते हैं। और एक खबर ये भी निकल कर आया था कि फ्यूचर में रिलायंस इंडस्ट्रीज के जियो ब्रांड के तहत शायद लैपटॉप भी बनाया जाए और अगर लैपटॉप बनाया जाता है तो आपको और हमको सभी को पता है कि लैपटॉप प्रोसेसर बनाने के लिए दो ही कंपनी सबसे ज़्यादा फेमस है, एक तो इंटेल दूसरा आसुस। अब दोस्तों यहाँ पर इंटेल के साथ भी जियो का टाई अप हो गया है तो इंटेल भी अपना प्रोसेसर लैपटॉप बनाने के लिए दे सकता है या फिर रिलायंस ले सकता है, ऐसा ही कुछ उम्मीद यहाँ पर किया जा सकता है। दोस्तों ये गया जियो प्लेटफॉर्म के बारे में कि जियो प्लेटफॉर्म में अगले आने वाले समय में क्या क्या हो सकता है 5G से रिलेटेड और बाकी जितने सारे टेक्निकल प्रोडक्ट हैं उन सभी से रिलेटेड। हालांकि जियो आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को टेक कंपनी में कन्वर्ट कर ही रहा है क्योंकि जियो के द्वारा आज के दिन में टेक ओरिएंटेड बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल कर दिया गया है और आगे चल के टेक ओरिएंटेड प्रोडक्ट और भी ज़्यादा आएगा, ऐसा उम्मीद किया ही जा सकता है। अब दोस्तों ये तो गया रिलायंस इंडस्ट्रीज के एक प्रोडक्ट जिसे हम लोग जियो या फिर जियो प्लेटफॉर्म कहते हैं, लेकिन इसके अलावा और भी कुछ एक प्रोडक्ट हैं जैसे कि रिलायंस रिटेल या फिर जियो रिटेल। दोस्तों पिछले दिनों आप सभी को पता है कि बीपी के साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक टाई अप हुआ है जिसके तहत रिलायंस के जितने सारे पेट्रोल पंप हैं उसको जियो बीपी के नाम से जाना जाएगा और इसमें बीपी के द्वारा इन्वेस्टमेंट भी किया गया है। ये भी एक रिटेल बिजनेस है और बहुत ही जल्द आपको और हमको ये भी सुनने को मिल सकता है या फिर 15 तारीख को जो एजीएम होने वाला है रिलायंस इंडस्ट्रीज का उसमें शायद मुकेश अंबानी जी के द्वारा ये भी डिक्लेयर किया जाए कि फ्यूचर ग्रुप के बिग बाजार को रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा एक्वायर कर लिया गया है। हालांकि ये एक्विजिशन के रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था जिसमें कहा था कि अमेजन के द्वारा इस एक्विजिशन के ऊपर अरंगा लगाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर नाम आता है मुकेश अंबानी और रिलायंस इंडस्ट्रीज के। मेरे हिसाब से रिलायंस इंडस्ट्रीज और मुकेश अंबानी जिस चीज़ को खरीदना चाहता है उन चीज़ को खरीद ही लेता है। तो मतलब जिस दिन से ये बातें रूमर्स के तरह निकले हैं उसी दिन से इसके ऊपर ऑलमोस्ट फाइनलाइज्ड हो ही गया है, ऐसा हम लोग समझ सकते हैं।
लेकिन यहाँ पर और भी एक प्रोडक्ट बच जाते हैं जो कहें पेट्रोकेमिकल बिजनेस। अब दोस्तों पिछले कुछ दिनों से या फिर पिछले कुछ महीनों से सालों से आपको और हमको ये सुनने को मिल रहा था कि रिलायंस पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी में सऊदी अरामको के द्वारा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा और वो एक बहुत ही लार्जसम अमाउंट है जहां पर $25 बिलियन के हिसाब लगाया जा रहा था। तो दोस्तों हो सकता है कि सऊदी अरामको के द्वारा ये डील भी कंप्लीट हो जाए और इसके बारे में भी कोई एक आध इंफॉर्मेशन आ जाए। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि मुकेश अंबानी जी के द्वारा खुद ये बातें बताया गया था कि सऊदी अरामको के साथ रिलायंस के बातचीत चल रहा है और ये एक बहुत ही अच्छा लेवल पर हुआ है। लेकिन इसके बाद सऊदी अरब में कुछ एक आध इशूज आ गया था जिसके तहत इस डील के बारे में और कोई बातचीत नहीं निकल कर आया था। अब शायद इसके ऊपर फिर से कोई बात निकल कर आए। लेकिन यहाँ पर और भी एक बात कह देना जरूरी है, वो ये कि गल्फ कंट्री में आज के दिन में सब कुछ चीज़ सही नहीं है, तो ये भी एक इशू हो सकता है। खैर इसके ऊपर किसी भी तरीके की कोई भी इंफॉर्मेशन फिलहाल के दिनों में नहीं आया है, तो इसीलिए मैं इसके ऊपर डिटेल में कुछ भी नहीं बता सकता। बस जितना मुझे लगा वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। हालांकि जब हम लोग पेट्रोकेमिकल की बात कर ही रहे हैं तब यह बात भी कर लेना जरूरी है कि पिछले कुछ एक महीने पहले जब क्रूड ऑयल के दाम बहुत ही ज़्यादा कम था तब रिलायंस के द्वारा बहुत ही मात्रा में क्रूड ऑयल खरीद लिया गया था, जिसको आज के दिन में दाम बढ़ने के बाद रिफाइन करने के लिए लाया गया है और रिफाइन करने के बाद इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी रिलायंस को हो रहा है। और उम्मीद यही किया जा रहा है कि एजीएम में इसके बारे में भी डिटेल में मुकेश अंबानी जी के द्वारा बताया जाएगा। अब दोस्तों ये तो गया पूरी की पूरी कंपनी ओरिएंटेड बातें, लेकिन यहाँ पर जो मुद्दे की बात है वो ये कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक के बारे में। दोस्तों पहले मैं ये बात क्लियर कर दूं कि पिछले वीडियो के तरह इस बार भी मैं जो भी अमाउंट बताऊं इसको पत्थर की लकीर मत समझ लीजिए या फिर मैं नहीं जानता हूं, इस तरीके की कोई भी बात नहीं है। हो सकता है कि मुझसे बेहतर या फिर मुझसे बहुत ही ज़्यादा बेहतर आप सभी को पता है, लेकिन मेरे ख्याल में क्या है वही मैं सिर्फ बता रहा हूँ। मैं जस्ट एक स्पेकुलेशन कर रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। तो दोस्तों आज के दिन में रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर के दाम मेरे हिसाब से ओवरबाउट है। मेरे हिसाब से अगर 1600 रेंज के आसपास होते हैं तो शायद ये अच्छा एक बेट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आज के दिन में कोई शेयर नहीं खरीद रहा है, जो शेयर खरीद रहा है उनको लग रहा है कि शेयर के दाम आज के दिन में भी कम है, और जो आज के दिन में बेच रहा है उन लोगों को लग रहा है कि शेयर के दाम आज के दिन में ज़्यादा है तो बेच रहा है। खैर ये तो अपने अपने ओर से जो कैलकुलेशन है वही करने की बात है, लेकिन मेरे हिसाब से लगता है कि 1600 एक अच्छा खासा रेंज है जहां पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर होगा तो खरीदने के लिए ज़्यादा अच्छा हो सकता है। ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है और मैं किसी को ये शेयर रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ। मेरे बात से कोई भी इस स्टॉक के ऊपर पोजीशन मत बनाइए। आपको अगर बनाना है तो आप खुद से रिसर्च कीजिए फिर जाके बनाइए। अगर आपको नहीं खरीदना है तो वो भी आप ही का डिसीजन होगा। मैंने कह दिया पिछले बार, जैसे कि मैंने कहा था आलोक इंडस्ट्रीज़ के ऊपर कि 40 रुपये एक अच्छा जगह है जहां पर आप लोग खरीद सकते हो, मतलब 40 रुपये के आसपास। इसके बाद अगर नीचे आए तो 20 रुपये के आसपास आप लोग खरीद सकते हो, और खुदा ना खस्ता कभी अगर 3 रुपये उनका लो है तो 5 रुपये के करीब अगर आ जाए तो आप वहां पर बहुत ही बाल्क क्वांटिटी में खरीद सकते हो, क्योंकि तब तो पानी से भी नीचे के दाम हो जाएगा, तो खरीद सकते हो। तो बस आप लोगों ने ऊपर की बात तो छोड़ ही दिया, सिर्फ और सिर्फ 5 रुपये वाले को लेकर मेरे पीछे पड़ गए। खैर वो आप लोग जानो कि आप लोगों को अच्छा लगा इसीलिए आपने इस तरीके की बात की है। खैर मैं उस बात में नहीं जाऊँगा, जो हो गया सो हो गया। अब दोस्तों मुझे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में जो कहना था वो मैंने कह दिया। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब भी कर ले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।